Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Myself Ashish Umarkar. This is lecture number 27, topic Turning Moment Diagram. The vision for Mechanical Engineering Department NIT Polytechnic is emerge as a premier department to produce finely skilled mechanical technologists. And for achieving this vision, the mission statements are M1 to inculcate excellent mechanical engineering knowledge and skills to increase employability and sustainability. M2 to provide quality education based on recent industrial requirements in the field of mechanical engineering. M3 to undertake skill enhancement training programs for students. M4 to impart social and professional ethics. In previous video lecture, we have seen what is flywheel, their application, and its function. So, I hope all of you understand it. If you have any doubt, so please go through the previous video lecture and understand it properly. So this video will be helpful to you. In this video lecture, we are going to understand what is turning moment diagram, how it is built up. So after completion of this video lecture, the learner will be able to explain turning moment diagram. These are the PO and PSO which we are mapping through this video lecture, that is PO number 1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO7 and PSO 1 and 2. So first of all, let's see why flywheel is required. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्लाईव्हील कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी रहेगा वहाँ पर फ्लाईव्हील यूज़ होगा। तो इसका फ्लाईव्हील का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है आईसी इंजन के अंदर, जहाँ पर अलग अलग स्ट्रोक होते हैं। तो वो 4 स्ट्रोक में से एक पावर स्ट्रोक रहेगा। पावर स्ट्रोक में जो एनर्जी जनरेट होता है वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर बाकी के जो स्ट्रोक है उनमें सप्लाई करने के लिए फ्लाईव्हील का यूज़ होता है। तो देखिए, इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन देयर आर वेरियस स्ट्रोक सच एज सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके, 4 स्ट्रोक है। अमॉन्ग द अबव स्ट्रोक ओनली पावर स्ट्रोक जनरेट्स पावर एंड रिमेनिंग स्ट्रोक कंज्यूम्स पावर। बाकी के स्ट्रोक पावर कंज्यूम करते हैं, पावर स्ट्रोक पावर जनरेट करता है, बट वो इंजन के वर्किंग के लिए चारों स्ट्रोक इंपॉर्टेंट है। ओके, so flywheel is used in reciprocating engine to absorb excess power generated in power stroke. पावर स्ट्रोक में जो एक्सेस पावर है उसको एब्सॉर्ब करता है एंड सप्लाई इट टू अनदर स्ट्रोक्स वेयर इट इज रिक्वायर्ड, और बाकी के स्ट्रोक में उसका रिक्वायरमेंट है वहां पर वो सप्लाई करता है। ओके, तो फॉर दिस वी आर यूजिंग ए फ्लाईव्हील इन आईसी इंजन। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन आता है कि फ्लाईव्हील क्यों यूज हो रहा है इंजन के अंदर, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन वहां पर देना है। ओके, और जनरली ये फंक्शन में भी आप लोग लिख सकते हो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील, तो आप लोग इसको फिर से लिख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इसमें। तो चलिए देखते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से काम करता है, कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम लोग एक एनिमेशन देख रहे हैं जहाँ पर हमको दिख रहा है पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, सिलेंडर है, और ये जो है कटेड व्यू में हम लोगों को दिख रहा है। तो देर आर 4 स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांशन और पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये 4 स्ट्रोक इंजन जो है यहाँ पर 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले जो है ना 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक सक्शन स्ट्रोक चलता है। अभी ये एंगल जो दिया है वो किसका दिया है, क्रैंक का। ये क्रैंक आप लोग देख रहे हो पूरा 360 डिग्री गोल घूम रहा है। तो 0 डिग्री से 360 डिग्री जब घूमेगा तो ये सक्शन स्ट्रोक तब काम करेगा। उसके बाद 180 डिग्री के आगे 360 डिग्री घूमेगा, और यानी ये 180 डिग्री हो गया, फिर और 180 डिग्री घूमेगा आगे, तो कंप्रेशन स्ट्रोक आएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद उसके आगे के 180 डिग्री के लिए यानी 540 डिग्री तक जाने के लिए, यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अभी उसके आगे और एक आधा रिवॉल्यूशन होगा 540 डिग्री तक का, वहाँ पर एक्सपांशन स्ट्रोक होगा, और लास्ट में 720 डिग्री जो है वहाँ पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। तो ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये टोटल जो है ना 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जा रही है, 2 रिवॉल्यूशन, यानी ये जो क्रैंक है ये 2 बार घूमेगा तो ये चारों स्ट्रोक कंप्लीट होगा। ओके, क्रैंक चारों स्ट्रोक कंप्लीट करने के लिए क्रैंक को कितनी बार घूमना पड़ रहा है, 2 बार। ओके, तो 180 डिग्री के लिए सक्शन, फिर उसके आगे के 180 डिग्री के लिए कंप्रेशन, फिर उसके आगे पावर स्ट्रोक 180 डिग्री के लिए, और उसके आगे के एग्जॉस्ट। तो इस प्रकार से ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए।
तो सबसे पहले देखिए सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है। सक्शन स्ट्रोक में जो पिस्टन है, पिस्टन टॉप, ये टॉप डेड सेंटर है और ये बॉटम डेड सेंटर है। टॉप डेड सेंटर में यहाँ तक, जहाँ पर तक पिस्टन पहुँच पाता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और वहाँ से वो नीचे आता है और जहाँ तक लास्ट में नीचे आता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है। ये 180 डिग्री जो घूमता है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम। तो यहाँ पर एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर जो है वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होके फिर यहाँ पर जो अपना फ्यूल है, एयर फ्यूल का मिक्सचर, वो अंदर खींचा जाता है। वैक्यूम क्रिएट होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर खींचा जाता है। तो ये सक्शन स्ट्रोक। ओके, तो ये पहला स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक, जहाँ पर अपना जो फ्यूल है वो इंजन के अंदर जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, 180 डिग्री से 360 डिग्री, यानी क्रैंक जो गोल घूम के नीचे आया है वो अभी फिर से ऊपर आएगा, यानी ये पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा। सक्शन में क्या हुआ था, टॉप से बॉटम गया था, अभी कॉम्प्रेशन में बॉटम से टॉप जाएगा। अभी ये जितना भी यहाँ पर चार्ज था वो कॉम्प्रेस होता है। कॉम्प्रेशन यानी क्या होता है, उसको हम लोग प्रेस करते हैं, तो उसको डेंस करते हैं और डेंसिटी बढ़ाते हैं उसका। ओके, तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में हम लोगों को गैस के ऊपर वर्क करना पड़ता है, उसको प्रेस करना है ना, तो यहाँ पर कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में पावर का ज़्यादा ज़रूरत होता है। और यहाँ पर जैसे ही ये पिस्टन आता है टॉप डेड सेंटर पे, और वहाँ पर जाकर एकदम से स्पार्क वहाँ पर जनरेट, वहाँ पर हो जाता है। स्पार्क होते बराबर ये जो चार्ज यहाँ पर अपन ने कॉम्प्रेस किया था वो जल जाता है। आप लोग देख रहे हो उसको जलते हुआ। तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर कॉम्प्रेस हो गया चार्ज, तो एक छोटा सा स्पार्क होता है जो पूरा जल जाता है स्पार्क, और स्पार्क जलने के बाद वो पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलता है। फिर से पिस्टन को वो नीचे की तरफ धकेलता है, और पिस्टन नीचे जब जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन और पावर स्ट्रोक। एक्सपांशन और पावर स्ट्रोक। तो ये एक्सपांशन और पावर स्ट्रोक यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी जो है फ्यूल की, वो निकल कर जो है बाहर आकर मैकेनिकल वर्क वहाँ पर होता है। ओके, तो दिस इज द पावर स्ट्रोक, हम लोग जिसके लिए ये इंजन को चलाते हैं। पावर स्ट्रोक में एनर्जी जो है हम लोग मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करवाते हैं। ओके, फिर और लास्ट में क्या होता है कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फिर से जो जला हुआ गैस वगैरह है वो जो है पिस्टन बॉटम से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है और इसको बाहर धकेल देता है। ओके, तो आप लोग समझिए कैसा कंडीशन होता है। जो पिस्टन है सक्शन स्ट्रोक में टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, और कॉम्प्रेशन में फिर ये बॉटम से टॉप की तरफ आता है, फिर एक्सपांशन में फिर से टॉप से बॉटम, और एग्जॉस्ट में फिर से बॉटम से टॉप। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग जो है पिस्टन का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसा कंटिन्यूसली चलते रहता है सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और क्रैंक का रोटेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 0 से 180 डिग्री तक सक्शन स्ट्रोक है, फिर 180 डिग्री से 360 डिग्री तक कॉम्प्रेशन स्ट्रोक है, फिर 360 से 540 डिग्री तक एक्सपांशन स्ट्रोक है, और फिर 540 से 720 डिग्री तक एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली जो है साइकिल चलती रहती है। एक साइकिल होती है सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट की, फिर से ये कंटिन्यूसली ये साइकिल चलती जाती है जब तक अपना इंजन चालू है। ओके, तो ये पूरे केसेस में जो है ना, ओनली द पावर स्ट्रोक और एक्सपांशन स्ट्रोक इज द स्ट्रोक वेयर द एनर्जी इज जनरेटेड। ठीक है ना, ये इकलौता ऐसा स्ट्रोक है जहाँ पर एनर्जी जनरेट हुई है, और ये जनरेट हुई एनर्जी जो है बाकी के स्ट्रोक में हम लोगों को यहाँ पर एनर्जी को सप्लाई देना है। ओके, यहाँ पर एक्सेस में एनर्जी होती है पावर स्ट्रोक में, और ये बाकी स्ट्रोक में एनर्जी का सप्लाई हमको देना पड़ता है इंजन को काम करने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो है इंजन के अंदर के स्ट्रोक्स काम करते हैं। और ये स्ट्रोक आपको दिख रहा है कि जैसा कि ये 4 स्ट्रोक में वो एक ही स्ट्रोक है जहाँ पर पावर जनरेट हो रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन है, यहाँ पर पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है, पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में पावर का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होता है, पावर हमको रिक्वायर्ड है इंजन को। तो ये फ्लक्चुएशंस जो है, ये फ्लक्चुएशंस कंट्रोल करवाने के लिए हम लोग फ्लाई व्हील यूज करते हैं। ओके, तो ये जितना भी एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जितना भी टॉर्क आ रहा है, जो भी ये ताकत से घूम रहा है क्रैंक, तो ये जो ताकत से घूम रहा है उसको हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम के माध्यम से शो करते हैं कि कितना ताकत कौन से स्ट्रोक में ये अपने जो क्रैंक है उसमें होता है। ये हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम की मदद से शो करते हैं। तो लेट्स सी टर्निंग मोमेंट से बनता है। तो सी, टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्निंग मोमेंट फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ क्रैंक। टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है, टर्निंग मोमेंट यानी क्या है कि टॉर्क, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे ताकत जो है, अपने क्रैंक में ताकत जो है वो हर एक स्ट्रोक में कैसा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि
ये जो है ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर यानी पॉजिटिव टॉर्क रहेगा और जीरो लाइन के नीचे यानी निगेटिव। तो पॉजिटिव टॉर्क का मतलब क्या है कि यहाँ पर टॉर्क का रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी वो क्रैंक वहाँ पर घूम रहा है, समझो उसको घूमने के लिए बाहर से कोई हम लोगों को सप्लाई देने की जरूरत नहीं। और जब ये निगेटिव साइड में रहता है तो वहाँ पर हमको बाहर से सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये सक्शन जो है इसमें आपको दिख रहा है, सक्शन में कुछ पोर्शन के लिए टॉर्क का जरूरत होता है और कुछ पोर्शन में टॉर्क का जरूरत नहीं है। फिर कॉम्प्रेशन स्ट्रोक चालू होता है, ये अपना 180 डिग्री हो गया कंप्लीट। फिर 180 के आगे और 360 डिग्री तक ये कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में ये आप लोग देख रहे हो पूरी तरह से नीचे है। कॉम्प्रेशन में ये पूरी तरह से नीचे है, यानी यहाँ पर हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर किसी प्रकार का टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों को क्रैंक को घुमाना पड़ेगा, ये खुद नहीं घूमेगा, ये इतने पोर्शन में। फिर जो है वर्किंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक आता है, इसमें देखिए आप लोग, इसमें सबसे बड़ा ये हम लोगों को ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। तो ये ग्राफ जो ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी जनरेट हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है और ये एनर्जी यानी टॉर्क हम लोगों को यहाँ पर सप्लाई नहीं करना है, ये हमारे पास अवेलेबल है, इंजन से जनरेट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है पूरा। और फिर से जो है एग्जॉस्ट में आप लोगों को दिखेगा ये सक्शन जैसा ही पोर्शन की, कुछ पोर्शन में एग्जॉस्ट में घूमते वक्त इसको पावर का जरूरत पड़ता है, कुछ इसमें पावर की जरूरत नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव आ जाता है अपने आप घूमना। तो आप लोग देख रहे हो कि ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग टॉर्क दिखा रहे हैं कि कब जो अपना क्रैंक शाफ्ट है उसमें कब टॉर्क, क्रैंक जो है कब टॉर्क वहाँ पर अवेलेबल है और कब उसको हमको सप्लाई देना है। ओके, तो ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो है ना सबसे नीचे में यहाँ पर निगेटिव साइड में जो है टॉर्क है, और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट में यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क है। तो इनका एवरेज अगर हम लोग निकाल दे तो हम लोग ये मीन टॉर्क की लाइन यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी, एक मिनिमम वैल्यू रहेंगी, तो इनका आप लोग एवरेज निकाल लो तो मीन टॉर्क यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिया हुआ है क्रैंक एंगल, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें हम लोगों ने लिया है टर्निंग मोमेंट। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टर्निंग मोमेंट डायग्राम, तो आप लोग और एक चीज बोल सकते हो, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टर्निंग मोमेंट एंड क्रैंक एंगल। टर्निंग मोमेंट और क्रैंक एंगल के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया हुआ है क्रैंक एंगल, और वर्टिकल एक्सिस पे हम लोगों ने लिया टर्निंग मोमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाता है, और टर्निंग मोमेंट डायग्राम में हम लोग को बेसिकली टॉर्क जो जनरेट हो रहा है या रिक्वायरमेंट है इंजन के अंदर, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, देन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हम लोगों को याद करनी है। आप लोग ये डेफिनेशन जो है प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, और ये डेफिनेशन हम लोगों को बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। इवन ऑब्जेक्ट टाइप अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को ये डेफिनेशन पूछी जाएंगी। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ऐसे थोड़ा सा लाइकली साउंड होने वाले नाम है इनके, तो आप लोग देख लीजिए। तो पहला है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, द वेरिएशन ऑफ एनर्जी अबव एंड बिलो द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन आर कॉल्ड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, जो एनर्जी वैरी हो रही है जब मीन टॉर्क, जो मेन टॉर्क लाइन है उसके ऊपर, यानी मैक्सिमम टॉर्क एक जगह पर जा रहा है या कहीं पर नीचे जा रहा है, कॉम्प्रेशन में आप लोग देख लो निगेटिव साइड में जा रहा था, तो ये जो वेरिएशन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएशन हो रहा है। आप लोगों ने घर पर भी देख रही है कभी कभी वोल्टेज डाउन हो जाता है तो जो अपना लाइट है वो फ्लक्चुएट करता है। तो फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, क्योंकि कभी वो एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, कभी एनर्जी कम है तो वो बंद हो जाता है। तो ये फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। वो फ्लक्चुएशन होते हैं एनर्जी का अवेलेबिलिटी से, कम ज़्यादा प्रमाण में एनर्जी अवेलेबल है तो उसके हिसाब से वो फ्लक्चुएट होगा। ओके, वैसे ही फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड एंड मिनिमम एंगुलर स्पीड इज टर्म्ड एज अ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो जब ये क्रैंक गोल घूम रहा है ना, क्रैंक गोल घूम रहा है तो पावर स्ट्रोक में जब पावर वहां पर जनरेट हो जाता है, बहुत ज्यादा पावर जनरेट हो जाता है, इतना पावर जनरेट होता है कि वो पावर से वो चारों स्ट्रोक भी कंप्लीट होते हैं और अपनी गाड़ी भी आगे चली जाती है। ओके, अभी आप लोग को पता है गाड़ी में कितनी ताकत होती है, तो वो सारी ताकत कहाँ से आ रही है, पावर स्ट्रोक से आ रही है। ओके, तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो है इसमें कभी आपको दिख रहा है कि इंजन का स्पीड जो है कभी ज़्यादा है कभी कम है, इंजन की बात करें हम लोग, गाड़ी की नहीं बात करें। तो इंजन में जब पावर स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा स्पीड होता है और फिर बाकी के स्ट्रोक में स्पीड कम हो जाता है, तो ये जो वेरिएशन है तो इसका अगर हम लोग डिफरेंस निकाल दें, मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करवा दें, मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करवा दें, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड।
ओके, तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज सिंपली कि मैक्सिमम मेरा स्पीड जा रहा है मानो 2000 आरपीएम और मिनिमम मेरा स्पीड जा रहा है मानो 300 आरपीएम 400 आरपीएम, तो दोनों का मैं माइनस करवा दूंगा, तो 800 विल बी द माई फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ओके, तो ये डेफिनेशन याद रखनी है। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर क्या है, मेन टॉर्क लाइन के ऊपर या नीचे जो एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है, कम ज़्यादा जो एनर्जी हो रही है, इसको लोग फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे। और ये फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड यानी स्पीड जो कम ज़्यादा हो रहा है उनका डिफरेंस। तो ये बेसिकली ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईव्हील का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग फ्लाईव्हील के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं। जब एनर्जी ज़्यादा है तो फ्लाईव्हील उसको एब्जॉर्ब करता है, और जब रिक्वायरमेंट है तब उसको सप्लाई करवाकर उनको बैलेंस करने की वो कोशिश करता है। द नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो सिंपली आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अगेन, तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है और वर्क डन पर साइकिल क्या है, इनका रेशियो अगर आप लोग निकाल दिए तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन आप लोग याद रखिए, वो फॉर्मूला और डेफिनेशन एक ही चीज़ है, तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स हमको इसके नहीं है, बट आपको सिंपली इसका फॉर्मूला याद रखना है, और अगर डेफिनेशन पूछा जाता है तो डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला भी लिखना है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू दी वर्क डन पर साइकिल। द नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो आप लोग देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी डेफिनेशन देखी है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो हर एक डेफिनेशन को आप लोग वीडियो पॉज करके समझिए, लिखिए, उसको नोट डाउन कर लो प्रॉपरली। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल इज कॉल्ड द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ओके, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द साइकिल, उनका डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सिमम स्पीड मानो है n1 आरपीएम पर ना, n1, n जो है आरपीएम डिनोट करवाता है, n2 फिर से एक आरपीएम है, तो ये n1 जो है मैक्सिमम वैल्यू है, n2 जो है मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस करवा दो तो आपको मिलेगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ओके, एंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, मीन स्पीड यानी क्या है, दोनों का एवरेज निकाल दो, n1 प्लस n2 बाई 2 कर दो। ओके, तो ये क्या है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू दी mean speed, ratio of maximum fluctuation of speed to the mean speed is known as coefficient of fluctuation of speed। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिर से सिंप्लीफाई करके दिया है, ये जो है n1 माइनस n2 जो है कोई मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हो गया, और ये नीचे जो है हम लोग रेशियो करवा लेंगे, एवरेज करवा देंगे दोनों का, n1 प्लस n2 बाई 2, तो ये 2 जो डिवाइड में था ये ऊपर चला गया, तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस आर दी दो बोथ डिफरेंट पैटर्न ऑफ राइटिंग द सेम फॉर्मूला। ओके, so this is the coefficient of fluctuation of speed। okay, so this is for today। so आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने यूनिट आउटकम अचीव किया हुआ है 6C, दैट इज एस्टिमेट विथ स्केचेस द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन सिंगल सिलेंडर 4-stroke IC इंजन फॉर द गिवन डाटा। हम लोगों ने जो यहाँ पर टर्निंग मोमेंट डायग्राम देखा है, ये सिंगल सिलेंडर के लिए है, 4-stroke इंजन के लिए, सिंगल सिलेंडर 4-stroke इंजन। the diagram will be different for multi-cylinder engine and again different for two-stroke भी इंजन होते हैं, तो उन सबके लिए अलग अलग रहेगा, बट हमारे सिलेबस के अंदर दिस इज फॉर सिंगल सिलेंडर 4-stroke इंजन, तो हम लोगों ने वो देखा हुआ है। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको समझना है कि वो क्या होता है, टर्निंग मोमेंट क्या होता है, तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिटवीन टर्निंग मोमेंट एंड क्रैंक एंगल। ओके, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोगों ने क्रैंक एंगल देखा था और वर्टिकल एक्सिस में टर्निंग मोमेंट। देन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिंगल सिलेंडर के लिए देखा है। देखो मल्टी सिलेंडर्स भी होते हैं, जो छोटी कारें होती है वो 3 सिलेंडर्स होती है, ट्रक्स हो गए 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर्स के हो सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज फॉर सिंगल सिलेंडर। ओके, एंड देन अगेन वी हैव achieved this following PO and PSO through this video lecture, so have a view of it। okay, thank you everyone। uh, our next lecture will be on introduction to governor। till then keep learning।